नहीं, एक क्वेश्चन बचा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है, पहले वो करते हैं और फिर होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। क्या? हाँ, रुको रुको गरिमा, हम पूरा क्वेश्चन वो करेंगे चेक। मैं एक एक चीज बताऊंगी, तब तब डिटेल पूछ लेना। अरे मैं बोल रही हूँ होमवर्क क्वेश्चंस में डिटेल में चेक करूंगी ना, तब मुझे बताओ एग्जैक्टली किस चीज में डाउट है। एक काम करते हैं, पहले होमवर्क क्वेश्चन ही चालू कर देते हैं। रुको चेक करना। पता नहीं, बोल रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्यों भाई? ये बीच बीच में डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। लो, वो लोग क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 जनवरी 2012, क्या मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, मोहन एंड सोहन। ठीक है, ओरली चेक करो। On 1 January 2012, Ram drew on Mohan, who is his debtor, for rupees 15,000 three bills of exchange. First for 4,000 at 1 month, second for 5,000 at 2 months, and third for 6,000 at 3 months. मोहन एक्सेप्टेड ऑल थ्री बिल्स। तो 1 जनवरी को राम के बुक्स में एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट। 5,000 नहीं, 4,000, 5,000, 6,000 टू मोहन अकाउंट 15,000। मोहन के बुक्स में एंट्री आने वाली है कि मोहन के बुक्स में एंट्री आने वाली है, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1, 2, 3, राम को 15,000, टू बिल्स पेएबल 1 में 4,000, 5,000 एंड 6,000। इधर तक ओके? यस। अब 10 जनवरी को क्या हो रहा है कि राम एंडोर्स द फर्स्ट बिल टू हिज क्रेडिटर सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 4120। सो 10 जनवरी को तुम्हारे उधर एंट्री आने वाली है कि सोहन अकाउंट डेबिट 4120 टू बिल्स रिसीवेबल 1, 4,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 120। आ गया ये? यस। एंड द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, मेचोरिटी पे वो मीट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये बिल की ड्यू डेट क्या है, मैं तुम्हें हमेशा बताती हूँ, डेट्स लिख के रखो। जनवरी का फेब्रुवरी 2, 3, 4, फेब्रुवरी 4। ठीक है, सेकेंड बिल की तुम्हारी ड्यू डेट क्या आने वाली है? 4 मार्च। और थर्ड बिल की आएगी 4 अप्रैल। ओके, ये चीज हो गई। अभी आगे क्या था? On 20th January, the second bill was discounted from the bank for rupees 4850. So 20th January को तुम्हारी एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4850, देन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 150, टू बिल्स रिसीवेबल टू 5,000। ठीक है, ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम। तभी मोहन और मोहन के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आने वाली। सोहन की बुक्स में जो और एक एंट्री आने वाली है वो मैं बता देती हूँ। 10 जनवरी को जब सोहन को बिल मिला था, तो वो एंट्री मारेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4,000, डिस्काउंट अलाउड 120, टू राम अकाउंट 4120। क्लियर? यस, ये भी हो गया। 20 तारीख का भी हो गया। हाँ। क्या? दिखाया ही नहीं तूने डिस्काउंट? तो घाई घाई में बनाया तूने कुछ भी। वही गलत गया ना, घाई घाई में मार खिलाया तूने एक। हम्म, चलो आगे। क्या भूषण बोला, मुझे कुछ समझा नहीं। तो किसी का भी नहीं बैठता है, अगर एंट्रीज ज्यादा रहे तो कैसे बैठेंगे एक पेज पे? ऐसे उन्होंने बोला है क्या? इंस्टीट्यूट का ही लिखता है क्या कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ऑन 1 पेज? जाने दो ना फिर दूसरे पेज पे।
आ जाएगा, लो अंदाज भी आ जाएगा। नेट वापस जाने के पहले हम ये चीज़ों पे चर्चा बंद करते हैं। नेट वापस जाने के पहले प्लीज़ पहले कंसेप्ट वगैरह सिलेबस खत्म कर लेते हैं थोड़ा और आगे, बाद में हमको जितना टाइम पास करना है वो बाद में करेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड बैंक पेड ₹40 एज नोटिंग चार्जेस। ठीक है, सो सेकेंड बिल डिसऑनर हो चुका है। अब आगे वो क्या बोल रहे हैं, ऑन मोहन्स रिक्वेस्ट राम ड्रू अ फोर्थ बिल ऑन मोहन फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस 200 एज इंटरेस्ट। अच्छा, जब ये सेकेंड बिल डिसऑनर होता है तब, ठीक है। सो 4 मार्च को तुम्हारी एंट्री क्या आएगी फिर, सबसे पहले, अरे यार ये बार बार क्यों इसको, एक मिनट। पता नहीं आज कनेक्शन में ही थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, सो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो गई है, हमारा 1 जनवरी की एंट्री हो गई है, 10 जनवरी की एंट्री हो गई है। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी टेक्निकली पहले तुम्हारे फरवरी 4 की, जब तुम्हारा पहला बिल ऑनर होगा। और जब वो पहला बिल ऑनर होने वाला है तो राम के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं आने वाली है क्योंकि वो एंडोर्स कर चुका है। तुम्हारे मोहन के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ओके, एक सेकेंड ना, हाँ सॉरी, 4 फरवरी को तुम्हारी एंट्री आने वाली है मोहन के बुक्स में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 4000, और सोहन के बुक्स में एंट्री आ जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4000। हो गया ये? यस। अब 4 मार्च को क्या आएगा, 4 मार्च को सबसे पहले तुम्हारा जो डिस्काउंट किया हुआ बिल है वो डिसऑनर हो रहा है, तो तुम एंट्री क्या मारोगे राम के बुक्स में, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5040, करेक्ट। फिर मोहन के बुक्स में तुम्हारी एंट्री क्या जाने वाली है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 40 टू राम अकाउंट 5040। ये तुम्हारा सेकेंड बिल कैंसिल हो चुका है। अब मोहन रिक्वेस्ट क्या करता है राम को कि एक 4th बिल ड्रॉ करो तुम 2 महीनों के लिए, जिसपे 200 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। तुम डायरेक्टली कंबाइंड एंट्री मार सकते हो राम के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5240 टू मोहन अकाउंट 5040 टू इंटरेस्ट अकाउंट 200। और मोहन के बुक्स में भी तुम कंबाइंड एंट्री मार सकते हो, दैट इज राम अकाउंट डेबिट 5040, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स पेएबल 5240। क्लियर? ये हो गया। अब ये सब मैंने डायरेक्ट ऐड कर कर एंट्री किया। डायरेक्ट ऐड कर कर मतलब जस्ट ऐड करके, मतलब सीधा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। तो बीच में इंटरेस्ट की एंट्री मारी कि नहीं मारी? नो नो। तो नो क्या, फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड कहाँ पे होगा भाई? तुम कंबाइंड एंट्री मारो या तुम स्प्लिट एंट्री मारो, जो चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए ना। इंटरेस्ट को क्रेडिट दिखना ही चाहिए और मोहन के बुक्स में डेबिट दिखना ही चाहिए, है ना? वो चेंज कर लो पूनम, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, थर्ड बिल वॉज पेड अंडर अ रिबेट ऑफ 15% पर एनम 1 month बिफोर द मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब 4 मार्च को ही थर्ड बिल वो रिबेट के अंडर ऑनर कर रहा है और 15% मिलने वाला है उसको। सो राम के बुक्स में तुम्हारा एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितनी मिलेगी, तीसरा बिल है तुम्हारे 6000 का, तो 6000 इंटू 15% डिवाइड बाय 12, तो 75 रुपीज का रिबेट है। सो इसका मतलब हो गया 5925 आएगा कैश ऑब्लिक बैंक में, रिबेट में आएगा 75 तुम्हारा, टू बिल्स रिसीवेबल थर्ड 6000 का। मोहन के बुक्स में तुम्हारे, सॉरी, हाँ क्या 75 900 का कैसे आया? मैंने अपने बाद में 1/12 नहीं अरे किया तूने था। बाद में 1/12 नहीं किया,
इंटू 15% ना, 15 6 90। ठीक है, तो ये तूने कौन से काल में ये किया है तूने सम, रात को 10 बजे? घाई घाई में ना। लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक के बाद 2 मार्क्स वहा कर दे तू इसमें से अभी। अब मोहन के अकाउंट्स में क्या एंट्री आएगी? मोहन एंट्री मारेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश अकाउंट, वो कितना था 75 ना, तो 5925 एंड टू रीबेट 75। ठीक है, द फोर्थ बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4th में। फोर्थ बिल की ड्यू डेट क्या आने वाली है? मार्च महीने के बाद 2 महीने ना, मार्च 4th मार्च के बाद अप्रैल में एंड 4 5 6 7, तो 7th में उसकी ड्यू डेट थी। तो 7th में पे ऐसे हो रहा है, द फोर्थ बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4th में, तो 4th में को तुम एंट्री मारोगे बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जो भी अमाउंट का था वो तुम्हारा बिल कितने का था? 5240 का। ठीक है, इस टाइम पे मोहन के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं आने वाली है एंड इट वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, तो 7 तारीख को तुम्हारे बुक्स में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन 5240। 7 तारीख को मोहन के बुक्स में भी तुम्हारी एंट्री आने वाली है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, दैट इज 5240। हो गया क्या? What is the date for December of the second bill? Date for dishonor of second bill is due date, that is 4th March. Due date and maturity date both are different, no? No, due date and maturity date is one and the same. Due date तो वो होगी ना, तो days हिसाब से accounting में 3 days and due date is No. In institute it is interchangeable. Due date and maturity date is one and the same year. हाँ, 7 तारीख के एंट्री का अमाउंट 5240 होगा ना, जितने का वो बिल है उतने का। हाँ बराबर। हाँ, क्योंकि 4th में को जो भी बिल बैंक के पास भेजा जा रहा है मोहन का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, और बताओ। डन? yes ma'am. और कौन सा था? छोटा लग रहा है ये देखने में तो। नहीं, गंदा है क्या? ये 16th हो गया है क्या अपना? अरे हाँ रे, मैं 16 हाँ देखो ना। हाँ, उन्होंने दिया नहीं है तो हम कहाँ से लाए? वो देते तो हम लाते थे, लेकिन उन्होंने अमाउंट ही नहीं दिए। हाँ, वैसे ही जाएगी। वो बैंक चार्जेस देते थे तो हम लिखते थे। मुझे 16th का सिर्फ स्टेटस बताओ कि हो चुका है क्या वो? क्या रिविजन करके मार्क किया है? हाँ, वो तभी आईपैड नहीं यूज कर रही थी ना मैं, तो मुझे याद नहीं मैंने क्या मार्किंग किया। चलो 14 चेक कर लेते हैं क्या है। देखो, A sold goods to B on 30th October 2016 for rupees 14,000। ठीक है,
and received 3 bills 2000, 4000 and 8000 at 2, 3 and 4 months duration respectively. अब ना मुझे चैप्टर से ही कंटाल आ गया, वो 12वीं को भी मैं यही पढ़ा रही हूँ बिल कर करके अभी मैं चलो अभी फटाफट चेक करो, हाँ एकदम फटाफट चेक करो। ए ने बी को 30 अक्टूबर को गुड्स सेल किए हैं, तो ए के बुक्स में तुम्हारी एंट्री क्या आने वाली है? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000 और बी के बुक्स में एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 14,000। उसके बाद 3 बिल्स आएंगे ए के बुक्स में BR1, BR2, BR3 टू बी अकाउंट 2, 4, 8 ऐसे करके 14 और बी के बुक्स में एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिट टू BP1, BP2 एंड BP3 दैट इज 2, 4 एंड 8। अब इनकी मैच्योरिटी कितना है? 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना। सो पहले बिल की मैच्योरिटी होने वाली है अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर 31/1/2, जनवरी 2। मैम 2 दिन बाद निकलने को क्या जा रहा था? क्यों? अरे मैम खुद देखो ना, वो कितना 38 मिनट तक के एक दो एक या क्या रहता है? अरे फिर उसके बाद 3 महीने का जो होगा उसमें क्या होगा? अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद एक सेकेंड सॉरी, और 30th अक्टूबर टू 30th नवंबर, 30th नवंबर टू 30th दिसंबर, फिर तीसरा 30th जैन, 31st 1-2, तो 2nd फेब आने वाला है। और उसके बाद 4 महीने, सो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो 28 फरवरी और उसके बाद 3 दिन मतलब मार्च 3 आएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है? ही केप्ट द फर्स्ट बिल टिल मैच्योरिटी, endorsed the second bill in the favor of his creditor and discounted the third bill on 3rd December at 18% per annum। ठीक है, तो पहला वाला बिल तो वो मैच्योरिटी तक रख रहा है, तो तुम्हारा अभी एंडोर्समेंट की एंट्री आएगी, अज्यूमिंग 30 तारीख को ही एंडोर्स किया है, बट कौन है, कौन क्रेडिटर है वगैरह कुछ नहीं बताया है क्या? हाँ, ऑफिस क्रेडिटर सी एंडोर्स द सेकंड बिल इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी, तो तुम्हारी एंट्री आएगी सी अकाउंट डेबिट 2 बिल्स रिसीवेबल 4,000। ओके, बी के बुक्स में इसकी कोई एंट्री आने नहीं वाली है। उसके बाद ही डिस्काउंटेड द थर्ड बिल ऑन 3rd दिसंबर, तो 3rd दिसंबर को तुम्हारी एंट्री आएगी at 18% per annum, so बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3, 8,000 का। तुम्हारा डिस्काउंट कितना आने वाला है इसमें? 18,000। क्या? हाँ ठीक है, रुको मुझे करने तो दो, चेक तो करने दो, मैं वही तो कर रही हूँ, रुको। अब 3rd दिसंबर को अगर वो डिस्काउंट कर रहा है तीसरा बिल, तो कितना टाइम बचा हुआ है अभी? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने है ना अभी। सो 18,000 इंटू 18% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 360 का डिस्काउंट आ रहा है। बैंक में 7640 आ रहे हैं। अगेन नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी, क्लियर? 360। थर्ड दिसंबर को अगर उसने डिस्काउंट किया है तो हमेशा ये सोचो कि बैंक को पैसे कब मिलेंगे। सो बैंक को पैसे मिलेंगे दिसंबर के बाद, मतलब उसकी मैच्योरिटी डेट कब है? मार्च 3rd को। सो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बाद बैंक को पैसे मिलेंगे ना। सो इट इज लाइक बैंक इज गिविंग लोन फॉर 3 months। आर वी क्लियर? Yes. The first bill and second bill were duly met on maturity, but the third bill was dishonored and bank paying 40 as noting charges। ठीक है, तो पहले जनवरी 2 आएगा अभी इसके बाद। जनवरी 2 में तुम्हारी एंट्री आ जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 जो है 2,000 का। ठीक है, फिर सेकेंड बिल की ड्यू डेट आएगी फेब्रुअरी, और बी के बुक्स में एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 2,000। सेकेंड बिल की जब मैच्योरिटी आएगी तब वो बिल एंडोर्स किया गया है, तो उसका मतलब ए के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, बी के बुक्स में एंट्री आएगी सिर्फ बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 4,000।
ओके, अब जब थर्ड बिल का ड्यू डेट आएगा, मतलब मार्च 3 को, ये डिस्काउंटेड बिल है, वो डिसऑनर हो चुका है। सो बट द थर्ड बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड 40 एज नोटिंग चार्जेस। तो तुम्हारे ए के बुक्स में एंट्री क्या आने वाली है? ए के बुक्स में एंट्री आएगी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट विल बी 8040। और अभी बी के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 8000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 40 टू ए अकाउंट 8040। इधर तक डन? यस। अब वो क्या बोल रहे हैं? ऑन 3rd March बी पेड 3000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 months आफ्टर डेट फॉर द बैलेंस प्लस 150 एज इंटरेस्ट। तो अगर मैं महा कंबाइंड एंट्री मारती हूँ तो एंट्री आएगी ए के बुक्स में। अरे क्या करूँ, इंटरेस्ट भी स्प्लिट करूँ? नहीं कैश और ये एक मारूंगा और शायद मैं इतनी मस्त एंट्री मारने की तैयारी में थी। अच्छा मैम दिखाओ मैम कैसे मैम को लेकिन वो इंस्टीट्यूट वालों को बराबर सब अरे इंस्टीट्यूट में पेपर सीए चेक करते हैं, उनको सब समझेगा। सुनिए मैम फिर वो बोलेंगे ऐसे क्यों मारेगी हम नहीं नहीं, वो इंस्टीट्यूट नहीं बोलता है। सो कैश अकाउंट डेबिट तुम्हारा कितना आएगा? 3040। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तुम्हारा आएगा 8000 का बिल था, 8 में से 3 चला गया, मतलब 5150। उसके बाद 2, वो कौन है? बी अकाउंट। तुम्हारा बी अकाउंट आएगा 8040 एंड 2 इंटरेस्ट अकाउंट आएगा ऐसी कंबाइंड एंट्री आएगी जहाँ पे तुम कैश आ रही है, बिल्स आ रहा है, बी कैंसिल हो रहा है और इंटरेस्ट। अब अगर तुम्हें स्प्लिट चाहिए तो वो भी मैं बता देती हूँ। तुम्हारी एंट्री आएगी, स्प्लिट अगर मार रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट 3040 टू बी अकाउंट 3040, और फिर जब तुम्हें बिल मिलेगा तुम एंट्री मारोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5150 टू बी अकाउंट 5000 एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट 150। सबको ये एंट्री क्लियर है अच्छी तरीके से? यस ओके। अब हम बी के बुक्स में भी इसकी एंट्री मार देंगे। बी के बुक्स में एंट्री आ जाएगी, अगर मैं स्प्लिट ही मार के बता देती हूँ। ए अकाउंट डेबिट कितना था? ए अकाउंट डेबिट 3040 टू कैश अकाउंट 3040। उसके बाद ए अकाउंट डेबिट 5000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 150 टू बिल्स पेएबल 5150। आया क्या करेक्ट? यस। अभी ये न्यू बिल का मैच्योरिटी कब आने वाला है? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 4, 5, 6, 6 जून। तो 6 जून को द न्यू बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी, तो एंट्री आ जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल विच इज 5150, और बी के बुक्स में आ जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 5150। यस, ये खत्म हो गया। क्वेश्चन बैंक का आखिरी क्वेश्चन। मैं इतनी प्रैक्टिस करवा के ले रही हूँ ना, अगर तुमने एग्जाम में जाके कम मार्क्स लाए हैं ना, तो फिर तुम हो और मैं हूँ। तुम्हारी मम्मी नहीं मारेगी लेकिन तुम मुझसे मार खाओगे। 11th हो चुका है हमारा, शायद सिर्फ 10th बचा है अभी। यस चलो। अब 10th वाले में सिर्फ टाइप क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट टाइप है। यहाँ पे आपको क्या बताते हैं कि एक ड्रॉवर है, एक बंदा है और उसके पास 4-5 बिल्स है। तो 4-5 बिल्स में जो अलग अलग बिल की ट्रीटमेंट है वो बताई गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ड्रॉवर हूँ और मेरे पास 5 बिल्स है, तो आपको पहले पार्ट में बताएंगे कि उसमें से एक बिल का क्या हुआ, आपको उसकी एंट्री मारनी है। केस 2 में बताएंगे दूसरे बिल का क्या हुआ, आपको उसकी एंट्री मारनी है। सो यहाँ पे कुछ लिंक्ड स्टोरी नहीं है कि एक सिंगल ड्रॉवर और एक सिंगल ड्रॉई और उनके बीच के सारे ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे यू हैव मल्टीपल बिल्स, यू विल हैव 4 बिल्स और यू विल हैव 5 बिल्स, और हर एक केस में बस तुम्हें इंडिविजुअल एक एक बिल का उन्होंने जो बोला है वो एंट्री मारते जाना है।
ठीक है, एंट्रीज कुछ नई नहीं है इसमें, लेकिन तुम्हें बस ये समझना है कि स्टोरीज लिंक्ड नहीं है यहाँ पे। हर एक केस एक नए बिल के साथ डील करता है। इसे इस केस को क्या हम बोलते हैं, सिंगल ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉइंग्स, कि एक ही ड्रॉवर जिसके पास मल्टीपल बिल्स है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉइंग्स। हर एक बिल का क्या क्या करना है वो हर एक इंडिपेंडेंट केस में दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये साथ में सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में तो ऐसे ही करना होता है। हाँ, मतलब ऐसे भी होता होगा कि तुम्हारे पास 4-5 बिल्स होंगे और हर एक बिल का अपना अपना तुम्हें अकाउंटिंग करना है। उन्होंने बोला है पास, अरे नहीं ये अलग ही केस है लेकिन, अरे नहीं ये 10th वाला मुझे जो लगा था वो नहीं है, आई एम सॉरी। Yes, ma'am, क्योंकि दोनों में रविंद्र नहीं आता। हाँ रविंदर, ये तो है व्हेन द बिल वाज रिटेन्ड, अगर डिस्काउंट किया तो क्या, ये रिवीजन ले लो। हाँ ये रिवीजन ले लो 10th वाला। मुझे लगा कि मल्टीपल ड्रॉप वो, ठीक है, हम जो मैंने अभी तक अभी जो बोला तुम्हें उस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में है वैसा वाला, तो वो कर लेते हैं। ये रिवीजन के लिए डाल दो, बहुत कर लिए ये सम्स। ठीक है, बहुत कम है। क्या, आप बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत कम है। हाँ भी वो किया हुआ है और वो चिल्लर वाला क्वेश्चन है। कितना पढ़ेगा उसको भी वही है, इधर भी वही है। क्या करें अभी। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, मस्त क्वेश्चन है ये। मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 6.27। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, आयुष को ये नाम बहुत अच्छा लगने वाला है। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। हाँ आपको क्या लगा? अच्छा छोटा नाम। मैम ठीक है, शायद पर मैं ऐसा जब फीलिंग बढ़ी आती है ना अरे तो चलो जल्दी जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करो। अभी हमें डॉन के बुक्स में जो उसके पास अलग अलग बिल है वो अलग अलग बिलों का क्या क्या करना है वो देखना है। हाँ ऐसा कुछ नहीं करते डॉन। बट तुम्हें पता है ऐसा नाम होता है, मेरे एक MIT का स्टूडेंट था, उसका नाम था डॉन। मुझे नहीं पता था ऐसा कॉमन नेम है। अभी हमको नहीं सुनाई देता मैम, लेकिन ऐसा तो बहुत ही नहीं है, बहुत मोटा होगा। वो हाँ है। पोकेमोन का नाम है मैम, पोकेमोन की कृति का नाम था। पोकेमोन में किसका नाम डॉन था? अभी जो लेटेस्ट आ गया ना मैम उसमें। अच्छा, हमारे टाइम पे तो मुझे याद है किसी का भी नाम डॉन नहीं था पोकेमोन में। वो एक लड़के का नाम है मतलब। सबका जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके हो चुका है। मैम हाँ एक के ही बुक्स में ना, दूसरे के बुक्स में कैसे मारेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग बिल्स जो उसके पास है उनकी एंट्रीज मारनी है। ओके मैम। चलो फटाक से 1 मिनट में फॉर्मेट ड्रॉ करो। नाम अच्छा लगा तुमने। हम्म, तू रखना तेरे लड़के का। अरे मैम अभी बहुत टाइम रुक। मैंने बोला क्या कल रखना? अरे जब होगा तब रखना। मैम ने क्या बोला, तू रखना। हाँ मैंने टाइमलाइन तुझे बोली क्या, 3 मंथ्स 4 मंथ, ऐसा कुछ बोला क्या मैंने क्या बोला, तू रखना जब तुझे चाहिए तब रखना। चलो आई होप जर्नल का फॉर्मेट सबका हो गया है। ये देखिए टाइम पास ही ज्यादा करते बैठते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ है इसमें ना, क्वेश्चन एकदम ठीक से पढ़ा करो, चाहिए तो क्वेश्चन पढ़ने को थोड़ा टाइम तो चलेगा। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन, ठीक है, तो हम डॉन है और हमें कोई बॉब करके वो हमें इन्फॉर्म कर रहा है क्या,
दैट रेज एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस देता है मतलब उसका बिल्स पेएबल है, रे ने एक्सेप्टेंस दिया है मतलब रे का बिल्स पेएबल था, for rupees 3000 has been dishonored and noting charges are rupees 40. Bob accepts 1000 cash and the balance as bill at 3 months at interest 10%. Don accepts from Ray his acceptance at 2 months plus interest at 12% per annum. एक साथ पढ़ोगे ऐसे पूरा तो कुछ समझता नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो शांति से एक एक चीज की एंट्री मारेंगे। पहले बॉब हमें क्या बता रहा है, बॉब करके कोई बंदा है, हम डॉन है। सो बॉब हमें बता रहा है कि रे का जो एक्सेप्टेंस था, मतलब रे ने जो बिल एक्सेप्ट किया हुआ था वो डिसऑनर हो चुका है। अब रे ने अगर कोई बिल एक्सेप्ट किया था और हम मतलब तो वो डॉन के पास सॉरी वो बॉब के पास कैसे पहुंचा, इसका मतलब डॉन ने उसे एंडोर्स किया होगा, राइट। सो रे का एक्सेप्टेंस था, रे ने बिल को साइन किया हुआ था, वो किसके पास है अभी, बॉब के पास है। बॉब के पास कैसे गया होगा, हमने ही दिया होगा, तो हमने उसे एंडोर्स किया हुआ है रे का एक्सेप्टेंस। कितने का था वो, 3000, इट हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40। तो एंडोर्स्ड बिल जो डिसऑनर हो चुका है हमें उसकी एंट्री मारनी पड़ेगी पहले तो डॉन के बुक्स में पहली एंट्री क्या आएगी, क्या पहले डिसऑनर की सिर्फ एंट्री मारेंगे, हाँ जो केस उन्होंने बोला है ना उससे रिलेटेड जो एंट्रीज आती है वही मारना है। सो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी, हम तो रे से वसूल करेंगे, रे अकाउंट डेबिट टू बॉब अकाउंट, बॉब को हमें देना पड़ेगा 3000 प्लस नोटिंग चार्जेस, कितने थे वो नोटिंग चार्जेस, 40 के, सो 3040। करेक्ट, ये हो चुका है। अब आगे वो क्या बोल रहे हैं, Bob accepts 1000 cash and balance as bill at 3 months at interest of 10%। अभी हमें तो बॉब को कुछ देना पड़ेगा, तो बॉब क्या बोल रहा है, आप मुझे 1000 रुपए कैश में दे दो और बचे हुए अमाउंट कितनी है, तो टोटल हमें उसको देने थे 3040। 3040 में से हम माइनस कर देंगे 1000, ठीक है। तो बचा हुआ जो अमाउंट है 2040 वो हमें पे करना है बैलेंस के लिए। 3 महीने का हम 3 महीने का हम बिल एक्सेप्ट करेंगे और उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10% पर annum, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि नोटिंग चार्जेस पे इंटरेस्ट लगाना है कि नहीं। इस सम में इंस्टीट्यूट जो स्टैंड लेगा हम वो सारे सम्स में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम नोटिंग चार्जेस पे ले लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर उनके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, बॉब अकाउंट डेबिट, ओके। बॉब को 3040 कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा ये, तो मैं 2 कैश दूंगी 1000 की और मैं बिल एक्सेप्ट करूंगी, तो मैंने बिल एक्सेप्ट किया तो 2 बिल्स पेएबल आ जाएगा। अब वो मेरा बिल कितने अमाउंट का आने वाला है, बचा हुआ 2040 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट होने वाला है, 3 महीने का, क्योंकि उन्होंने बोला है नया बिल होगा 3 महीने का तुम्हारा, इंटरेस्ट रेट 10% है। सो मैं लगाती हूँ 2040 इंटू 10%। सपोज नोटिंग चार्जेस पकड़ के मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया हुआ है विच इज 204। एक सेकेंड रुको, ये पेंसिल डिस्चार्ज हो गई, हाँ। सो बेसिकली अभी हम इंटरेस्ट कितना लेंगे इससे, 204 का, नहीं एक मिनट है मुझे प्लीज, 2040 इंटू 18% था ना ये, सॉरी 10% है लेकिन, हाँ इंटू 10%, तो डिवाइड बाई 12 इंटू 3 करना पड़ेगा ना, मतलब 51 आ रहा है। तो 2091 का हमारा बिल होगा यहाँ पे, और जो इंटरेस्ट है वो मेरा एक्सपेंस है, तो मुझे इंटरेस्ट अकाउंट लिखना भूलना नहीं है 51 का। आर वी क्लियर, यस, ओके। आयुष अभी एक काम कर, पीछे सॉल्यूशन में फटाक से जाके देख कि उनकी यही एंट्री है क्या, इंटरेस्ट उनका कितना आया है देख, 51 ही है। मतलब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है,
नोटिंग चार्जेस पकड़ के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। तो रेड पेन से तुम्हारे बुक में ऊपर हेडिंग में लिख दो that interest is to be calculated on noting charges also if they are paid on a later date, if they are included in the amount of the new bill. अब हम यही स्टैंड लेंगे। ठीक है ना अभी, लेकिन हम प्रूफ मतलब इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है तो हम इंस्टीट्यूट का ही गाइडलाइंस फॉलो करेंगे ना, ठीक है। हाँ, so write down that interest is to be calculated on noting charges also if noting charges are included in the new bill. डन, ओके चलो अभी और आगे जाते हैं। ये हो गया। और उन्होंने क्या बोला है, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। ओके, अब हम क्या करेंगे, डॉन को रे से भी पैसा आना है, उसको रे से कितना आना था 3040। अब वो 3040 के लिए बिल लेगा, लेकिन वो भी तो इस पे इंटरेस्ट लगाएगा। वो इंटरेस्ट कितने रेट पे लगा रहा है 12%। और कितने महीनों के लिए लगा रहा है 2 months के लिए। सो 3040 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 60.8 आया। देखो 61 ले लो, राउंड ऑफ कर लो। सो 3100 आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, इंस्टीट्यूट ने उसको 60.8 ही रखा है। 60.8 रखा है क्या इंस्टीट्यूट ने? हाँ, हाँ ठीक है, तुम उसको राउंड ऑफ करोगे तो भी चलेगा। अभी 80 पैसे कोई देने वाला है क्या? मैम मैंने कल के पेपर में assumption लिखा, amounts in decimals have been rounded up। ठीक है। अभी सिर्फ कल में आना चाहिए मैम, डिस्कस दिस विद फैकल्टी। तुझे आ सकता है। चलो अभी ये बिल का एंट्री मारेंगे हम। ये बिल हमें रिसीव हुआ है, सो हम एंट्री मारेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हमें 3101 का बिल मिला हुआ है राउंड ऑफ करके। टू रे अकाउंट को हम कैंसिल करेंगे कितने से 3040 से, और 61 हमें इंटरेस्ट का मिला है। सो टू इंटरेस्ट अकाउंट 61। Are we clear about this? Yes, ma'am. यस। सो ये एक इंडिपेंडेंट केस हो गया जहाँ पे हमने रे का बिल जो एंडोर्स किया हुआ था उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज मारी। अब जो केस 2 या पॉइंट 2 होगा उसमें ऑल टुगेदर कोई अलग ही बिल के बारे में बात करेंगे वो लोग। हाँ, कुछ डाउट्स बताओ। पक्का डन? Yes, ma'am. यस। अब हाँ बोलो ना। ये सेकंड वाली एंट्री बताओ ना, मेरे को नहीं आ रही समझ में। कौन सी वाली नहीं आ रही है, बॉब वाली? हाँ देखो, तुम्हें बॉब से कितने पैसे आने थे 3040, सॉरी तुम्हें बॉब को कितने पैसे देने थे 3040 बराबर। यस, तो तुमने ये बॉब को 3040 दे दिए। कैसे दे दिए? अगर दे दिए हैं तो बॉब का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। तो मैंने पहले बॉब को डेबिट दे दिया 3040 का। फिर मैंने बोला कि ये मैंने पैसे कैसे दे दिए, तो मैंने उसको 1000 की कैश दे दी। सो कैश इज गोइंग आउट 1000 वाला। बचे हुए अमाउंट के लिए मैंने उसको बिल दे दिया। अब 3040 माइनस 1000 मतलब बची हुई अमाउंट कितनी थी 2040। ये 2040 के लिए मैं उसे बिल देने वाली हूँ। हाँ 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 ठीक है, फिर उसके लिए वो रिसीवेबल भी अवेलेबल हुआ है, ठीक है। ठीक है। ये पेपर कहाँ से आ गया?
हाँ, क्योंकि हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया ना। हाँ यस मैम। यस, हाँ, समझ गया क्या? यस मैम। हाँ, चलो सेकेंड पार्ट पे चले जाओ अभी। जेम्स ओज डॉन 3200। जेम्स को डॉन को 3200 देने थे। He sends Don's own acceptance in the favor of Ralph for 3160 in full settlement. क्लासिक है ये, इसे इंपॉर्टेंट मार्क मस्त है। रिवीजन करके मार्क करो। आई होप तुम खुद जो क्वेश्चंस तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे हैं उसे रिवीजन मार्क कर रहे हो, होमवर्क क्वेश्चन में गलतियां रेड पेन से मार्क कर रहे हो, क्लास में भी जो क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर रहे हो उसमें भी गलतियां रेड पेन से मार्क कर रहे हो। जो क्वेश्चंस तुम्हें डिफिकल्ट जा रहे हैं अभी से उसे मार्क करना चालू करो, वरना फिर वो कल लाइव सेशन में कैसे डाउट्स आ रहे थे लोगों को कि 2 दिन पहले कैसे पढ़ाई करें, वो अपने को नहीं आने चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है, सो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तुम अभी से हाईलाइट करोगे जो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। सम सॉल्व करते वक्त जो डिफिकल्ट लग रहा है क्लास में होमवर्क में मार्क करके रखो उसे, टू बी सीन अगेन। जो एक झटके में करेक्ट आ रहे हैं दे आर नॉट टू बी सीन अगेन, वो तुम्हें वैसे भी आते हैं तो वो एग्जाम में भी आने वाले हैं। सारी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स को मार्क करके रखो और गलतियां रेड पेन से ही सॉल्व करो और मार्क करो। और तुम नोट्स तो बना ही रहे हो जहाँ पे हर चैप्टर के कंसेप्ट तुम लिख रहे हो, तो तुम्हारा ये जो हम इतने कष्ट ले रहे हैं ये रिवीजन के लिए कर रहे हैं, ताकि रिवीजन के वक्त ऐसा क्वेश्चन नहीं आए कि अब रिवाइज क्या करना है। तुम्हारा पूरा रिवीजन मटेरियल तैयार होना चाहिए, फटाफट उठा के बस उतना रिवाइज करो, रेडी फॉर एग्जाम। ठीक है? Yes, ma'am. यस, चलो अब देखो स्टोरी में हुआ क्या है। जेम्स ओज डॉन 3200। ठीक है, ये अच्छी तरीके से समझ लो कि डॉन के बुक्स में जेम्स को डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा क्योंकि उससे पैसे आने हैं। कितने आने हैं? 3200, करेक्ट? यस। अब ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ राल्फ। पहले एक चीज पढ़ लो, ही सेंड्स छोड़ दो, आगे का क्या बोला है? डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ राल्फ। डॉन ने दिया हुआ एक्सेप्टेंस राल्फ को। जब डॉन ने राल्फ को एक्सेप्टेंस दिया होगा तो एंट्री क्या आई होगी? राल्फ अकाउंट डेबिट 3160 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 3160, करेक्ट? Yes, ma'am. यस। नाउ कैन आई से कि डॉन ने कोई बिल एक्सेप्ट करके राल्फ को दे दिया एंड नाउ राल्फ हैज दैट बिल, बराबर? Yes, ma'am. 3160 का। अब क्या हुआ पता है क्या कि राल्फ को जेम्स को पैसे देने थे, तो राल्फ वाज सपोज टू पे टू जेम्स। सो राल्फ ने क्या कर दिया, ये बिल जेम्स को एंडोर्स कर दिया और अब ये बिल आ गया 3160 का जेम्स के पास। इधर तक क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस। अब जेम्स को क्या हो गया, जेम्स को पैसे देने थे हमें, डॉन को, तो जेम्स ने ये जो बिल था वो हमें दे दिया। तो indirectly हमें कोई पैसे नहीं देते। परफेक्ट। सो वो बाद में सोचते हैं। अभी क्या हुआ, डॉन ने हमें एक बिल दे, सॉरी जेम्स ने हमें एक बिल दे दिया है। सो हम उसकी एंट्री क्या मारेंगे? हम उसकी एंट्री पहले तो मारेंगे कि हमें एक बिल मिल चुका है जेम्स से, जिसकी एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3160। किससे मिला है? जेम्स से। कॉन्सेंट्रेशन हाई रखो बस, और कुछ नहीं। एक सेकेंड, हाँ शांति से सोचो क्या हुआ था। देखो स्टोरी देखो, हमें जेम्स से 3200 रुपीज आने हैं, करेक्ट? यस, ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। हमने राल्फ को कुछ एक्सेप्टेंस दिया हुआ था, हमने राल्फ को कुछ एक्सेप्ट करके दिया हुआ था बिल, तो तब हमने एंट्री मारी होगी राल्फ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। हम डॉन्स एक्सेप्टेंस टू राल्फ, डॉन ने दिया हुआ एक्सेप्टेंस हमने एक्सेप्ट किया, मतलब बिल्स पेएबल। सो राल्फ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल हो गया ये, करेक्ट? अब ये बिल राल्फ के पास पड़ा हुआ है। अब राल्फ ने क्या किया, राल्फ ने ये बिल जेम्स को दे दिया। राल्फ बोला देख मुझे तुझे पैसे देने थे तो मैं तुझे ये बिल दे देता हूँ, तो ये बिल अभी जेम्स के पास आ गया। जेम्स ने डॉन को बोला कि डॉन देखो आई वॉज सपोज टू गिव यू 3200
आई हैव दिस बिल, ये बिल मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो अगर हम डॉन है तो हमें जेम्स से बिल मिला हुआ है, हम उसकी एंट्री क्या मारेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3160। ठीक है, फुल सेटलमेंट। जेम्स को पैसे देने थे ना, हाँ ना, तो इसलिए राल्फ ने उसे बिल दे दिया ना। उसको बाबू आके बात बता देते क्या? हाँ, घुमा फिरा के बिल हमको ही मिल गया है वो हमारा। तो हमने एंट्री क्या मारी, बिल तो हमें मिल गया, हमने एंट्री मारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3160। फिर हमने डिस्काउंट दिया है जेम्स को, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फुल सेटलमेंट है, कितना 40 का, टू जेम्स अकाउंट, जेम्स का अकाउंट बंद हो गया, कितने का, 3200 से। अब डॉन देख रहा है कि अरे ये पैसे मुझे किससे आने, में देखूँ तो सही। तो डॉन को दिख रहा है भाई मैंने ही इसको साइन किया है, इसका मतलब इसके पैसे मुझे खुद से ही आने हैं। अब तुम देखोगे तो जेम्स के बुक्स में क्या दिख रहा है, जेम्स के बुक में एक साइड पे दिख रहा है राल्फ को दिया हुआ बिल, जहाँ पे वो बिल्स पेएबल में पड़ा हुआ है। तो डॉन ने दिखाया हुआ है मैंने किसी को बिल दिया हुआ है, वो बिल के तहत मुझे 3160 देने हैं। और अभी डॉन दिखा रहा है कि वो 3160 का बिल मेरे पास ही आया है, मतलब डॉन को 3160 किसको देने हैं, खुद को ही देने हैं। तो तुम क्या दिखा रहे हो, खुद को ही पेएबल और खुद को ही रिसीवेबल। तो तुम ऐसे खुद को बोलोगे क्या कि लो 5 रुपए मुझे देने हैं, मैं खुद को ही दे देता हूँ, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालोगे क्या? नहीं, लॉजिकली तुम्हें अगर खुद को ही पैसा पे करना है और खुद को ही रिसीव करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ यू विल डायरेक्टली पास द एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल कैंसिल हो गया, टू बिल्स रिसीवेबल 3160 ना हमें कोई पैसे आने हैं ना हमें कोई पैसे देने हैं, क्योंकि जो देना था वो हमें खुद को ही मिलना है अभी। सो माई रिसीवेबल एंड पेएबल गेट्स कैंसल्ड। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस मैम, मतलब जेम्स को डॉन को देने थे, डॉन को रात को देने थे और रात को जेम्स को देने थे। हाँ, फिर जेम्स ने उसको दे दिया। समझा? एक काम करो, ये केस के लिए ना पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर, ये इतना लिख के रख लो पहले, ये वर्किंग करके लिखो और फिर वो फाइनल 2 एंट्रीज मारो। तो तुम जब रिवीजन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि काफी बार ऐसे हुआ है कि एग्जाम के 2 दिन पहले ना मुझे बच्चे इसका डाउट पूछते हैं, पता नहीं क्यों। ये बिल डिसऑनर किया तो पूरा सर्कल आ जाएगा वापस, होगा ही नहीं ना। मैम अगर ये बिल को मैंने खुद ही डिसऑनर किया है, मतलब तू क्या बोल रहा है, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ कि मैं खुद को पैसे नहीं दूंगा? नहीं देखो आप इस पे इंटरेस्ट लगा तो मेरा इनकम कम होगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा, मेरा टैक्स कुछ भी। मैम इधर आपने ऐसा बनाया नहीं मैम, आप बनाया तो है बट इंसान नहीं बनाया मैंने। क्या हाथ में करना होगा? राल्फ के हाथ में क्या होगा? और 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 जेम्स के हाथ में जेम्स होगी। तुम लोग टाइम पास बंद करो, तो लिखो। बात मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी सब काम कर सकते हैं। और मतलब एकदम ये समझने के लिए अकाउंट नहीं बनाना है। 3 अकाउंट क्यों बनाओगे? एंट्रीज तुम्हें नहीं, वैसे मत करना, तुम तुम्हारे बुक्स में फ्लो लगाओ स्टार्टिंग से। तो वही तुम्हें लगा के दिया है कि जेम्स को डेबिट बैलेंस है, राल्फ को जब बिल दिया तो एंट्री क्या आया, जेम्स ने बिल दिया तो एंट्री क्या आया, यहाँ से ही समझ जाएगा।
चलो सबका हो चुका है तो मैं नेक्स्ट केस पे जाती हूँ। जाऊँ मैं आगे, पक्का कोई डाउट नहीं है? यस मैम। यस, एक सेकेंड। हाँ, अभी आगे देखो क्या हो रहा है थर्ड में। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस, डॉन ने एक्सेप्टेंस दिया हुआ है in favor of Singh for 4,500 by endorsing John's acceptance for 4,450 in full settlement। जबरदस्त है ये। देखो शांति से सुनो, स्टोरी बनाओ क्या हुआ है। जॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस, सो जॉन ने एक्सेप्टेंस दिया था इन द फेवर ऑफ सिंह। तो जॉन ने कभी बिल साइन करके दिया होगा सिंह को, तब एंट्री क्या आई होगी? सिंह अकाउंट सिंह अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 4,500। ठीक है भाई, ये स्टोरी इधर तक समझ गया। जॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस, उसने उसका एक्सेप्टेंस मीट कर लिया, मतलब ये बिल्स पेएबल उसने कैंसिल कर दिया, ये लायबिलिटी फुलफिल कर दी। कैसे? बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस, जॉन का एक्सेप्टेंस हमें मिला होगा कभी तो, जब हमने एंट्री मारी होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉन। कितने का मिला था? 4,450 का। सो जॉन से जो मिला हुआ बिल था हमने, वो ये सिंह के बिल्स पेएबल के अगेंस्ट हमने नॉक ऑफ कर दिया। सो हमने एंट्री क्या मारी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये मेरी लायबिलिटी कैंसिल हो गई। हाउ डिड आई कैंसिल दिस लायबिलिटी? जो जॉन से बिल्स रिसीवेबल आया था वो मैंने दे दिया, टू बिल्स रिसीवेबल 4,450, 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है, सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50। क्लियर? मैम देखिए बिल के सामने बिल दिया तो वो ओरिजिनल ऑफ दैट वाज टाइम थोड़ा पता नहीं, अगर उसकी मैच्योरिटी टाइम डेट सेम टाइम पे होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबको क्लियर है क्या? यस। सो हमने ये जो इतने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस किए थे ना क्वेश्चन बैंक में, वो क्यों किए? क्योंकि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस देखो ऐसे आते हैं। मैम ये भी लाइक ये क्वेश्चन अगर समझा तो वो ऐसा कुछ ज्यादा ही नहीं। हाँ, बिल्स में वही है, या पूरे अकाउंट्स में ही वही है। तुम्हें एक बार अकाउंट समझ गया और बिल्स में स्पेशली वो स्टोरी समझ गई ना, तो तुम्हें अगर पिछले सारे एंट्रीज आते होंगे, रिसीव का, रिटेन का, डिसऑनर का, डिस्काउंट का, रिन्यूअल का, ये सारे कंसेप्ट आते होंगे ना, तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके पूछे तुम्हें आना चाहिए। इसलिए हमने इतनी प्रैक्टिस की है ताकि इंस्टीट्यूट जब ऐसे लेवल के क्वेश्चंस पेपर में पूछे तुम्हें आए। अब तुम देखोगे तो जानबूझ के उन्होंने लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट की है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तब वो ये देख के ही डर जाता है, सदमा में पहुंच जाता है, और वो सदमे की वजह से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है। बट बेसिकली अगर हमेशा एक ही समझो कि पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ो, ब्रेक ब्रेक करके स्टोरी बना बना के करो सॉल्व। दैट इज द मेन ट्रिक टू सॉल्व अकाउंट्स। ओके, अब आगे का क्या है देखो। नेक्स्ट वाला बोल रहे हैं रेज एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ डॉन। अच्छा, रे ने हमें कुछ एक्सेप्टेंस दिया हुआ था, देखो ऊपर ही हमें रे से बिल मिला हुआ था। Retired 1 month before the due date and interest is taken at the rate of 6% per annum। तो रे का एक्सेप्टेंस कितना था? अब काफी बार बच्चों को सवाल आता है इसमें, मैम इसमें अमाउंट ही नहीं दिया है। अरे अमाउंट क्या, ऊपर रे ने दिया है ना बिल तुमको, तो ये उससे रिलेट करता है। देखो ऊपर तुम्हें रे ने कितने का बिल दिया था, ये देखो यहाँ पे रे से बिल आया है 3,101। शगुन का बिल दिया है उसने 3,101। सो 3,101 जो है वो जो बिल था रेज एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ डॉन, वो उसने 1 मंथ पहले रिटायर कर दिया। सो हमारी और तो हमने उसको रिबेट कितना दिया है? 6% पर एनम का। सो देखो 3,101 ऐसे क्यों लिखा है? इंटरेस्ट टेकन मतलब उसने लिया है ऐसे। इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हाँ मतलब उसने, रे ने। क्या? रिसीवेबल है तो मतलब और रिटायर किया है ना, तो रे पैसे दे ही रहा है,
जल्दी दे रहा है तो हमको उसको इंटरेस्ट देना है, मतलब रिबेट देना है। सो 3101, तो हमने बुक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक के नाम देते हाँ मैं वही बोलती हूँ, इंस्टीट्यूट कभी कभी लैंग्वेज जानबूझ के कंफ्यूज करता है। तुम्हें कॉमन सेंस पता होना चाहिए कि जब रिटायर होता है तो हमको रेको देना पड़ेगा। हैं। सो 3101 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का आएगा ना, इतना बढ़ाएगा 15 रुपए 50 पैसे। नहीं ना यार रुपए 50 बनते खा दो हाँ सो ठीक है, अगर इसको अगर मैंने राउंड ऑफ नहीं किया तो मेरी एंट्री आएगी 3101 माइनस मेमोरी रिकॉल, मतलब 3085.50। ओके सो 3085.50 ये आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। मैम इसके साथ वो एक वो छोटे से चॉकलेट ना नहीं 50 पैसे वो दे देगी जैसे दुकान वाला अपने को देता है। चॉकलेट वाले क्या रीबेट अकाउंट डेबिट 15 नहीं आएगा ना, रीबेट 15 है ना। 15.50 का हाँ 101 हो रहा है ना, क्योंकि बराबर। टू बिल्स रिसीवेबल 3101। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। हाँ मैम एक 10 मिनट का ब्रेक करना 10 मिनट का क्यों? एक ही घंटे का तो क्लास हुआ है अभी तक। ठीक है जाओ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, और तुम जितना मेरे साथ ब्रेक का अमाउंट बार्गेन करोगे उतना वो कम होते जाएगा। सो फटाक से 5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा घूम के वगैरह आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों होमवर्क ले लो। 2 में जैसे हमने किया हुआ था 3 बिल 4 बिल, अभी हमारी पीएचडी हो गई है वो बिल्स में, सो वो वैसा वाला है। कल हम ये चेक करेंगे 1 और 2, ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अकोमोडेशन बिल। दिस कंसेप्ट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, और नॉट अंडरस्टूड नहीं सॉरी, यू हैव नॉट स्टडीड इट बिफोर। आई डोंट रिमेम्बर कि सीबीएसई बोर्ड के भी सिलेबस में है या नहीं है, बट एचएससी में तो पक्का नहीं है। हाँ मुझे इतना याद नहीं है, मैंने पढ़ाया है क्या सीबीएसई वालों को अकोमोडेशन बिल। हाँ accommodation bill is using the concept of bills of exchange for your own benefit। ओके ये कैसे यूज हो सकता है देखो, सपोज है भूषण है और आयुष है, ठीक है, बट इतना स्मार्ट आइडिया ये लड़कों को नहीं आ सकता है, आई एम सॉरी। इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ। सपोज कैरन कितना कितना चिल्लम चिल्ली करते हैं। सपोज कैरन है और संजोत है। करेक्ट बराबर है। अब स्टोरी सुनो एकदम, अभी अभी नो टाइम पास प्लीज, अभी नो टाइम पास, अभी एकदम फोकस, मैं भी टाइम पास नहीं करूंगी। चलो सी अभी तुम लोगों ने बिल्स का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। अब दो लोग हैं, सपोज कैरन एंड संजोत, एक बार डिस्कशन कर रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, कैरन बोलती है कि यार आई एम इन नीड ऑफ मनी, ठीक है, लेकिन वो पैसे अरेंज कहाँ से करने वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो संजोत बोलती है कि यार अपन एक काम करते हैं, हमने अभी बिल्स का कंसेप्ट किया है, ठीक है, एक काम कर तू एक बिल ड्रॉ कर, ठीक है, और वो बिल पे लिख 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000।
वो बिल तुम मुझे दे दे, मैं वो बिल को साइन कर देती हूँ। दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ओके। सो दैट इज वाई संजोत बोलते मैं वो बिल को साइन करती हूँ। तू क्या कर, तू ये बिल लेके चली जा बैंक के पास, आई गिव यू दिस बिल, गो टू द बैंक और बैंक के पास ये बिल डिस्काउंट कर दे, तो तुझे तुरंत पैसे मिल जाएंगे। दैट इज सपोज 9,500, 500 का डिस्काउंट, 2 बिल्स रिसीवेबल, दैट इज 10,000, बराबर। फिर क्या होगा, ड्यू डेट आएगी, सपोज हम 3 महीने का पीरियड लिख देते हैं बिल पे, तो 3 महीने का पीरियड लिख दिया। 3 महीने बाद ये हो जाएगा कि बैंक मेरे पास आएगा और बोलेगा पैसे दो। तुम बस एक काम कर लेना, 3 महीने बाद, सो बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट तुम्हें 3 महीने मिल जाएंगे पैसे अरेंज करने के लिए। 3 महीने बाद कैरन तुम मुझे 10,000 रुपीज दे देना और मैं वो 10,000 बैंक को दे दूंगी और बिल ऑनर हो जाएगा। By using this mechanism of bill of exchange, we are arranging finance for you. 3 महीने के लिए तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ना, तुम किसी अननोन इंसान के साथ नहीं कर सकते हो। सी कोई अननोन इंसान तुम्हारा बिल साइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर ड्यू डेट पे कैरन भाग जाती है और बोलती है कि मैं पैसे नहीं दूंगी, तो बैंक तो रिकवर करेगा किसके पास से, बैंक आएगा इसके पास और इसको पैसे देने पड़ेंगे, करेक्ट। एंड हाँ, अल्टीमेटली अगर संजोत ने बिल को नहीं ऑनर किया तो फाइनली बैंक कैरन से ही वसूल करेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। बट यूजुअली ये अरेंजमेंट क्या, कोई अननोन इंसान क्यों आपको ये हेल्प करे, ये यूजुअली आपका कोई फ्रेंड होगा, वो फ्रेंड ही आपको इस चीज में हेल्प कर पाएगा, ठीक है, जिसको आप पे भरोसा है। सो यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द बिल, ओके, फॉर फाइनेंसिंग इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन बिल। इस मैकेनिज्म को अकोमोडेशन बोल रहे हैं। अब ये जैसे बिल यूज किया गया है कैरन के बेनिफिट के लिए, वैसे ये कैरन और संजोत दोनों पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज हो सकता है, बराबर। जैसे कैरन बोलती है मुझे भी पैसों की जरूरत है और संजोत बोलती है कि मुझे भी पैसों की जरूरत है, सो दे बोथ डिसाइड दैट कैरन विल ड्रॉ अ बिल, कैरन विल सेंड दैट बिल टू संजोत एंड संजोत विल एक्सेप्ट द बिल। Once Sanjot accepts the bill, she will give the bill to Karen. Karen will go to bank and Karen will discount the bill. So Karen will get 9,500, suppose, again discount 500, 2 bills receivable of 10,000. Okay, अभी since पैसों की ज़रूरत दोनों को थी, इन लोगों ने शेयरिंग डिसाइड किया है 50-50। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Karen will keep 50% of the amount with her. That is 9,500 divided by 2. That is she will keep 4,750 with her and she will give 4,750 to Sanjot. Okay, यहाँ पे bill, the mechanism of bill is used to finance the need of Karen as well as Sanjot. दोनों के financial requirements यहाँ पे meet किए जाएंगे। So 4,750 और 4,750 मिलेगा। Okay, यहाँ पे जो डिस्काउंट अमाउंट है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ड्यू डेट पे बैंक आएगी, बराबर, बैंक डिमांड करेगी 10,000। सो संजोत ने 4,750 यूज किए थे, तो संजोत 4,750 प्लस ये जो डिस्काउंट था 500 रुपए का जो खर्चा हुआ, वो 500 रुपए का खर्चा ही वो खर्चा है ये पैसे अरेंज करने के लिए, तो वो कैरन 50% बेयर करेगी, संजोत 50% बेयर करेगी। सो कैरन प्लस अपने जेब से 250 रुपए डालेगी, ओके, और वो कैरन को बोलेगी कि तुम भी दे दो 4,750 प्लस 250, दैट इज 5,000। एंड ऐसे करके संजोत के पास पैसे आ जाएंगे, संजोत ने अपना शेयर डाल दिया, कैरन से पैसे ले लिए एंड 10,000 रुपीज से बैंक का बिल ऑनर कर दिया। तो इस तरीके से द मैकेनिज्म ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, इट कैन बी यूज्ड to meet the financial requirement. This is called as mutual accommodation. दोनों पार्टीज के म्यूचुअल, दोनों के बेनिफिट के लिए बिल यूज किया गया, तो उनका जो बेनिफिट का रेशो कंपलसरी, ये अकोमोडेशन बिल में बिल डिस्काउंट होना ही चाहिए, क्योंकि बिल डिस्काउंट होगा तभी तो जाके पैसे आएंगे जो दोनों पार्टीज शेयर करेंगे। जब तुम वो दोनों पार्टीज ये बिल का अमाउंट अगर जब वो शेयर करते हैं, डिस्काउंटिंग से जो पैसा मिला हुआ है, जो रेशो में वो पैसा शेयर करते हैं वही रेशो में वो डिस्काउंट का एक्सपेंस भी शेयर करेंगे।
यहाँ पे सिंस दोनों ने 4750 शेयर किया हुआ था, तो जो बिल का खर्चा था 500 रुपए, वो दोनों ने 250 अपने जेब से डाल दिए। दोनों के लिए 250 रुपए इज द एक्सपेंस फॉर अरेंजिंग फाइनेंस फॉर 3 मंथ्स, एंड ऐसे करके बिल ऑनर हो जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज अकोमोडेशन बिल। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है? हाँ हाँ, गुड। सो नाउ तुम बोलोगे कि मैम कंसेप्ट तो काफी सिंपल है, तो कंसेप्ट इज एक्सट्रीमली सिंपल, लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है जब हम इसका अकाउंटिंग सम सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चीजें हो जाती है इसमें कॉम्प्लिकेशन। जैसे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ड्यू डेट पे संजोत अपना शेयर के साथ रेडी है और कैरन के पास पैसे ही नहीं है, कैरन देती ही नहीं है पैसे। उस केस में संजोत क्या करेगी? ओके, तो उस केस में ऐसा हो सकता है, अब थोड़ा फर्दर लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब संजोत एक बिल ड्रॉ करेगी और वो कैरन को बोलेगी एक्सेप्ट करो। वो बिल कैरन एक्सेप्ट करेगी, फिर संजोत जाके ये सेकेंड बिल बैंक के पास डिस्काउंट करेगी, और ये सेकेंड बिल से मिलने वाले जो पैसे हैं वो यूज करके संजोत पहला वाला बिल जो है वो ऑनर करेगी। So the basic concept of accommodation is very simple. However, if one of the party does not pay the amount on due date, तो दूसरे वाले पार्टी के पास अगर पैसा नहीं रहा तो वो पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे? तो वो ये अकोमोडेशन के कंसेप्ट को और एक बार यूज करेंगे। वो और एक बिल निकालेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे, उसका डिस्काउंट से जो पैसा आएगा वो बैंक को रीपे करेंगे। सो दिस गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। ना वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? मैं बताती हूँ। एग्जाम में, अब एग्जाम के पहले या बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड मुझे बहुत डाउट्स आते हैं अकोमोडेशन के, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना होता है। पहले एक समझ के लो कि कंसेप्ट तो इतना ही है। ओके, एक बंदा दोनों मिलके बिल ड्रॉ करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, पैसे दोनों शेयर करते हैं, डिस्काउंट दोनों शेयर करते हैं, ड्यू डेट पे दोनों ने अपना अपना शेयर बैंक को दे देना होता है। ओके, सो दिस इज द मेन कंसेप्ट। जब तुम सम सॉल्व करोगे और कॉम्प्लेक्सिटी आते जाएगी ना, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सम्स इज ब्लाइंडली क्वेश्चन फॉलो करो। जो भी वो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसकी वैसे के वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते जाओ। मतलब अगर उन्होंने बोला कि ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, तो डिस्काउंटेड बिल को डिसऑनर कर दो, तुम्हें उसकी एंट्री आती है। तुम्हें बोला कि वो ऑनर करने के लिए संजोत ने कैरन पे और एक बिल निकाला और कैरन ने वो एक्सेप्ट कर दिया, तो संजोत की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल की एंट्री मार दो। सो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दिए जाते हैं वो तुम्हें बस वैसे फॉलो करके जर्नल एंट्रीज मारनी है, और ज़्यादा दिमाग लगाओ मत इस क्वेश्चन में। एंड यू हैव टू डू वन मोर थिंग। तुम्हें संजोत के जिसके भी बुक्स में अकाउंटिंग बोला है, सपोज संजोत के बुक्स में बोला है, तो वन थिंग, irrespective whether the question asks it or not, you have to do draw Karen's account in the books of Sanjot. सामने वाले पार्टी का अकाउंट तुम्हें ड्रॉ करना है, और जैसे जैसे तुम एंट्रीज मारते जाओगे तुम्हें वो लेजर में पोस्ट करते जाना। वो क्यों तुम्हें काम में आएगा? जब अभी हम एक सम सॉल्व करेंगे तुम्हें वो समझेगा। जब लास्ट पार्ट आएगा क्वेश्चन का तब वो तुम्हें ज्यादा सोचना, वो लेजर देखना है, और लेजर में 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। So the main way to solve this question is follow the instructions given in the question. एक एक सेंटेंस पढ़ो और एंट्री मारते जाओ और लेजर बनाओ, पूछा हो कि नहीं पूछा हो, तभी जाके तुम्हें पूरी स्टोरी समझेगी और लेजर से फिगर आ जाएगा लास्ट एंट्री का। आर वी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट? यस। सॉल्व कैसे करना है वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। सिर्फ इतना लिख के लो बुक्स ऑफ ये तुम्हारे बुक्स में, ये डायग्राम ड्रॉ करके दो। अभी मैंने इतना अकाउंट्स बोलती हूँ मैं। ऊपर? अच्छा अच्छा, ऐसे ऊपर भी।
क्या? उसके तो थोड़ा वो डायग्राम देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है रुको, नहीं बट वो स्टोरी लिख दो ना। कैरन एंड संजोत आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, लिखो। सेकंड वाला केस लिखो डायरेक्ट, म्यूचुअल अकोमोडेशन। तो मैं एक काम करते हैं, पहले सारा ड्रॉ कर देते हैं। हाँ ड्रॉ कर लो और फिर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, वो लिखो। आप ऊपर लगाओ। देखो मैं 1 मिनट में आई। मैम वो नीचे वाला कहाँ से स्टार्ट होता है? नीचे वाला कैरन और संजोत से चालू होता है, मतलब ऐसे क्या करना? यस। चलो तो लिख के लो पहले। फर्स्ट पॉइंट, कैरन एंड संजोत आर इन नीड ऑफ फंड्स। मैम ये कंप्लीट शुरू होता है। क्या? मतलब एक ऐसा, अगर एक ने छोड़ किया तो हाँ फिर वो उसको शुरू कर सकते हैं ना। हाँ कर सकता है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं ना, दिक्कत क्या हो जाएगा पता है क्या, कि मतलब ये बिल के तहत तो टेक्निकली उसको ही पैसे देने थे, ऐसे हो जाता है ना। मतलब अगर see Karen was not supposed to give back the money as per the bill, ये तो इनके अंदर अंदर सेटिंग था ये, तो डिफिकल्ट हो सकता है थोड़ा। फिर वो एक थोड़ा हाँ ये तो इसलिए, तो ये फ्रेंड्स में ही हो सकता है या नॉन पार्टीज में। वो भी करता है। अभी उसमें कुछ नहीं, तो फिर तुम्हें जिंदगी का एक सबक मिल गया। चलो नेक्स्ट, Karen and Sanjot were in need of funds. So second, Karen draws a bill and Sanjot accepts the bill. उसके बाद Sanjot discounts the bill with, sorry, Karen discounts the bill with the bank. Karen discounts the bill with the bank and receives rupees 9,500, discount being 500. $9,500, discount being 500. Okay, since the bill was drawn for mutual accommodation, हाँ, since the bill was drawn for mutual accommodation, Karen gives 4,750 to Sanjot.
and keeps 4750. मतलब क्या है 250 क्यों, 4750 ना, हाफ द अमाउंट. 4750 टू संजोत. फिर नेक्स्ट लिखो, ऑन द ड्यू डेट व्हेन बैंक विल अप्रोच संजोत Sanjot will contribute rupees 5000. Sanjot will contribute rupees 5000 and receive 5000 from Karen. And honor the bill. क्या दिखाने की अभी कोई जरूरत ही नहीं है ना, मतलब जब वो हो ही रहा है, मतलब जब कैरन वो बिल लेके जाती है बैंक के पास तो इट इज अज्यूम्ड ओनली कि संजोत वाज डेटर, इसके लिए उसने साइन करके दिया होगा. नहीं नहीं, तो वो उसे आर्टिफिशियली डेटर नहीं दिखाते, वरना बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत हो जाएंगे. ऐसी एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संजोत, क्योंकि फिर संजोत क्रेडिटर बन जाएगी कैरन की. शी इज सपोज टू पे टू. हाँ हाँ. नहीं नहीं, फिर तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉर्ज कर रहे हो, फिर फ्रॉड हो जाएगा वो. मुझे कहानी समझ ओके, कौन से कहानी के कौन से पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है? मतलब पहले बैंक से डिस्काउंट कराया था उसने, मतलब खाता बराबर बराबर. तो कैरन ने आधे पैसे संजोत को दे दिए. आगे उसको दे दिया और फिर बाद में संजोत ने मतलब ड्यू डेट पे संजोत ने खुद का हिस्सा 5, अभी बैंक आएगा संजोत के पास ना ड्यू डेट पे, हाँ क्योंकि संजोत ड्रॉई है. कैसे क्योंकि संजोत ड्रॉई है इसलिए बैंक आया संजोत के पास. हाँ ओके, और अभी संजोत क्या करेगी? संजोत ने अगर 4750 ही यूज किए है तो संजोत अपना ही पैसा हिस्सा निकाल के बैंक को रीपे करेगी. और संजोत कैरन को क्या बोलेगी कि 4750 तूने यूज किए थे, अभी ड्यू डेट आ गई है, तू वो पैसे मुझे दे दे. हम दोनों अपने अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके बैंक को रीपे कर देते हैं. कैरन ने ड्रॉ किया है ना, तो कैरन को संजोत दे दिया पैसे. कैरन को संजोत देगी ना पैसे? नहीं ना, वो झूठ मूठ का बिल ड्रॉ किया था ना, संजोत से थोड़ी पहले पैसे आने थे. अच्छा अच्छा ये पैसे शेयर करने के लिए स्टोरी की गई है उन्होंने, वही तो अकोमोडेशन का मतलब है. ओके, यहाँ पे बिल ही ड्रॉ इसके लिए किया जाता है ताकि तुम ऐसा कर पाओ. ऐसे इसलिए नहीं कि वो बंदे से जेन्युइनली पैसे आने थे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर पहले वाले केसेस ही हो गए ना. मतलब संजोत के पास किसी और का बिल होगा, मतलब उसको नहीं नहीं, सी समझ गई. हाँ. पक्का समझा क्या? हाँ, शायद से बैंक लोन नहीं देता होगा इन लोगों को. ऐसा होगा ना कि शायद से बैंक लोन ना दे उतने पीरियड के लिए, या उतना क्रेडिट लिमिट ना हो. बैंक के पास लोन लेने के लिए कितनी कटकट लगती है, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं. हाँ, लेकिन ओवरड्राफ्ट की पता नहीं, अभी ओवरड्राफ्ट के लिए करंट अकाउंट चाहिए बैंक के पास से, तुम्हें उतनी लिमिट सैंक्शन होनी चाहिए. अब ये तो छोटे मोटे बिलों के लिए ही हुआ है, लेकिन क्या पता अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं रही तो. और ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट कितना है वो देखना चाहिए, और इसका इंटरेस्ट रेट मैच होता है क्या देखना चाहिए. टेक्निकली तो मैच होना चाहिए. I have not seen it used
बीइंग यूज्ड प्रैक्टिकली। ये कंपनीज के केस में वगैरह बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे तुमने बोला कंपनीज के केस में वो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज वगैरह वैसे यूज करते हैं, लेकिन ये फिर भी मुझे लगता है कि छोटे ट्रेडर्स में वगैरह होता रहेगा। मैंने देखा नहीं है लेकिन अभी तक, बिकॉज जब तुम कंपनी लेवल पे ऑडिट वगैरह करते हो या अकाउंटिंग करते हो तो उनके केस में तो ये सिचुएशन कम होती है। For them, arranging finance becomes easier because they already have current account. Since इतना बड़ा बिजनेस होता है, उनके बैंक ओवरड्राफ्ट्स वगैरह होते हैं। हाँ, सो ओके, स्टोरी इधर तक सबको क्लियर है। लास्ट पॉइंट हमने क्या बोला है कि ऑन द ड्यू डेट कैरन विल गिव 5,000 टू संजोत एंड देन दे विल ऑनर द बिल। यस, और एक पॉइंट लिख लो, डिस्काउंट विल बी शेयर और डिस्काउंट विल बी बोन in the ratio of funds used, in the ratio of funds used, जिसने जितने पैसे लिए बिल के उतना वो डिस्काउंट लेगा, डिस्काउंट बेयर करेगा। मैम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना, वैसे ना होना कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और अभी मेरे को खुद का पैसा लगा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इन्वेस्ट करो, ऐसे मैंने फिर आप वो मैंने इन्वेस्ट किया और फिर वो जो इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट मेरे को ज्यादा मिल जाए, तो हाँ, वैसे भी यूज कर सकते हो तुम, प्रोवाइडेड तुम्हारा जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट, इट हैज टू बी हायर देन द डिस्काउंट। हाँ वो तो है, हाँ, बट तो ये कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली किसी ने करके जाके देखना चाहिए कि बैंक के पास जब तुम डिस्काउंट करने जाते हो तो बैंक क्या करता है, मतलब कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाता है, बैंक की भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, सिक्योरिटी लेता होगा बैंक, ऐसे ही थोड़ी बैंक तुम्हें डिस्काउंट करके देगा। अगर तुम उनके रेगुलर कस्टमर हो, तुम्हारा उनके पास करंट अकाउंट है, यूजुअली वो करंट अकाउंट में पैसा होता है, बैंक अपनी भी तो सिक्योरिटी देखेगा ना। नहीं वो तो है, लेकिन अगर एक मीटिंग ऑन द क्राइटेरिया अगर हुआ हाँ, तो अच्छा है, तुम कर सकते हो, व्हाई नॉट। without actually investing at the product, मतलब अगर मेरे को अभी गारंटी उसमें तो एक्चुअल जीरो का अभी स्पेंड कर सकते हो तुम, बट ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसा इन्वेस्टमेंट मिलने की गारंटीड, क्योंकि बैंक जितना इंटरेस्ट लगा रहा है उससे ज्यादा मतलब कई दूसरे जगह पे तुमने गारंटीड रिटर्न मिलना, ये चांसेस कम होते हैं थोड़े, बट मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता है। ऐसा हो सकता है मेरे को कोई प्रॉपर्टी सस्ते में मिल सकता है, लेकिन मुझे बाहर अवेलेबल हो सकता है, वो बहुत सिनेरियोज हो सकते हैं वैसे। चलो, क्लियर हो इधर तक? यस, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग अभी मेरे साथ पूरा अकोमोडेशन का? 7 बज जाएंगे? 8 बजे है ना इको? चलो तो ले लेते हैं, आज ही खत्म करते हैं। हाँ, लगेगा ना भाई, क्वेश्चन मतलब समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन हमको। उसके बीच में हमने हमारा टाइम पास भी करना है। नहीं, वो तो मैंने नहीं किया है, सच में नहीं किया है। नहीं, कर लो अभी, आज खत्म कर लो। कैसे मुझे बिल खत्म करना है, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, अकाउंट्स का सिलेबस बहुत डेंजर है और असली वाले चैप्टर्स अभी तक गंदे आए ही नहीं हैं। तो ये बिल खत्म हो जाएगा, आज कंसेप्ट खत्म हो गया तो कल इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक, वो खत्म हो जाएगी। परसों से वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। एक छोटा क्वेश्चन, नहीं पार्टनरशिप तो मैं लास्ट में लेती हूँ, एक छोटा वाला लेंगे पहले, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, वो तुम्हें काम में आएगा फाइनल अकाउंट्स में, और फिर मॉड्यूल 2 पे जाएंगे, क्योंकि फिर मॉड्यूल 1 के हमारे 4 चैप्टर्स बचते हैं। एक बचता है मॉड्यूल 1 का इन्वेंट्री, शायद से चैप्टर नंबर 4 है वो,
सो एक इन्वेंट्री बचता है, एक अकाउंट करंट बचता है, एडीडी बचता है और कंसाइनमेंट बचता है। सो अकाउंट करंट, एडीडी बहुत छोटे चैप्टर्स है, वो हम बाद में ही करते हैं। इन्वेंट्री ऑल्सो लेटर, क्योंकि वो अभी समझता नहीं है। एंड कंसाइनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम पहले फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम कंसाइनमेंट पे आएंगे। और मॉड्यूल 1 के फिर जो 3 चैप्टर्स बचेंगे, 2 बहुत छोटे हैं, उसमें लिटरली 2-2 दिन में खत्म होते हैं वो चैप्टर्स। और इन्वेंट्री ये हम लास्ट में करेंगे। सो आवर सीक्वेंस विल बी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न, वी गो टू मॉड्यूल 2, वी कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स, then we complete consignment, then we complete NPO, then we complete shares। फिर मुझे हुश होता है कि थोड़ा मेजॉरिटी पार्ट खत्म हो गया। देन वी गो टू डिबेंचर्स एंड देन वी गो टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम क्यों लास्ट में करते हैं? क्योंकि पार्टनरशिप के 5 चैप्टर्स हैं, ओके लेकिन पांचों चैप्टर्स पार्टनरशिप के मिला के पार्टनरशिप पे एक क्वेश्चन आता है। सो द लॉजिक बिहाइंड इट इज कि 5 चैप्टर्स तुम्हें 10 मार्क्स देते हैं। अभी तक का ये मेरा ट्रेंड है कि यूजुअली ऐसे होता है कि पांचों चैप्टर्स पार्टनरशिप के मिला के एक पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आता है। तो मतलब हमने 5 चैप्टर्स इतने डिटेल में पढ़ने और एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का। उससे अच्छा जो भी एक एक इंडिविजुअल चैप्टर है, जैसे जैसे गारंटीड कंसाइनमेंट 10 मार्क को अभी तक आता ही है, सो एक ही चैप्टर है वो। शेयर्स 10 से 15 मार्क लेके जाता है, एट टाइम्स एग्जाम्स में 15-15 मार्क को शेयर्स आया है। एनपीओ 10 से 15 मार्क गारंटीड आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है जो एक एक चैप्टर है और 10-10, 15-15 मार्क देके जाते हैं, लॉजिकली तुमने वो करना चाहिए पहले। और पार्टनरशिप हम लास्ट में करते हैं क्योंकि 5 चैप्टर्स मीन्स 1 क्वेश्चन, तो वेटेज वाइज पार्टनरशिप कम है वैसे। एंड स्मार्टली अगर तुम वर्क करो तो तुम एक क्वेश्चन पूरा ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो अगर तुम ये पांचों चैप्टर्स ना भी करो ना, तो भी तुम एक पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। That is why we do not waste the initial time in doing partnership. वो लास्ट में खेलते बैठेंगे हम। कंडीशन बाकी सारे अच्छे से। हाँ ऑफ कोर्स कंडीशन बाकी के सारे अच्छे से हो, इसलिए तो हम कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ते हैं। पार्टनरशिप भी लास्ट में हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं विद क्वेश्चन बैंक। सिर्फ लास्ट में इसके लिए करते हैं क्योंकि वेटेज कम है और तब तक तुम्हारा कंसाइनमेंट, एनपीओ, शेयर्स जिनको प्रैक्टिस बहुत लगता है, वो प्रैक्टिस पहले करना चालू हो। अगर ये चैप्टर्स मैं लास्ट में लूँगी तो तुम्हें ये चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए कम टाइम मिलेगा, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ करेंगे भाई, स्टार्ट ही कर रहे हैं। यस क्या? हाँ देखते हैं ना, पहले हम, उन्होंने क्या बोला है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। तो 2 जर्नल फॉर्मेट ड्रॉ करो, एक ही लेजर ड्रॉ करो किसी की भी एक के बुक्स में। तो सब लोग, हम लोग हैरी के बुक्स में जॉर्ज का अकाउंट ड्रॉ करेंगे। सो 2 जर्नल्स 1 लेजर। आई डोंट नो एक्चुअली जर्नल कितना लगेगा, बट मैं ड्रॉ करके रख रही हूँ। हाँ ठीक है, शायद से चल जाएगा। और यहाँ पे मैं लेजर ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज इन द बुक्स ऑफ हैरी। हाँ हाँ कर लो ना। अरे मेरा गड़बड़ हो गया।
चलो शैल वी स्टार्ट। मैं देखती हूँ। चलो करो स्टार्ट। हाँ हाँ। हाँ देखो, अब क्या बोला है पहले। ऑन 1st July 2019 जॉर्ज ड्रू अ बिल ऑफ ₹1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी। लिखा हुआ है क्लियरली फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, दोनों के फायदे के लिए, फाइनेंशियल फायदे के लिए। ठीक है, एक एक सेंटेंस पढ़ना है और एंट्री मारनी है। जॉर्ज के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, उसने एक्सेप्ट करने के बाद एंट्री आएगी। सो 1st जुलाई को ये जॉर्ज का बुक्स है और ये हैरी का बुक्स है। सो जॉर्ज अपने बुक्स में एंट्री मारेगा 2019 जुलाई 1st, उसे बिल मिलेगा। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 का टू हैरी अकाउंट 1,80,000। हाँ क्या हुआ पूनम? नहीं कुछ बनाने और फिर अकाउंट बना ले, पहले है हैरी जॉर्ज, पहले हैरी का फिर जॉर्ज का। ठीक है ना, तुम वैसे लिख लो, अभी जॉर्ज के बुक्स में लिख लो। अब हैरी के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? हैरी अपने बुक्स में एंट्री मारेगा जुलाई 1st को कि जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट $1,80,000। सो तुम लिख सकते हो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, और एच के बुक्स में लिख सकते हो बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू जॉर्ज फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। हाँ, हम हैरी के बुक्स में जॉर्ज का अकाउंट बना रहे हैं, या आपको चाहिए तो हम एक काम करते हैं, हम जॉर्ज के बुक्स में हैरी का बनाते हैं। हाँ हाँ बोलो। थोड़ा समझने में तुम्हें इजी जाएगा। मैं दोनों का पूरा अलग अलग ही आएगा ना? नहीं, ज्यादा अलग नहीं आएगा। तुम्हें चाहिए तो तुम दोनों भी निकाल सकते हो। दोनों निकालना है क्या समझने के लिए? हाँ हाँ बोलो। निकालो और एक अकाउंट निकालो। ये रेफरेंस सब हो जाएगा ना मतलब। हाँ, सो इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज हैरी अकाउंट बना लो और एक ड्रॉ कर लो। इन द बुक्स ऑफ हैरी जॉर्ज अकाउंट। पहली एंट्रीज क्लियर है, अब इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। जॉर्ज के बुक्स में दिखेगा इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, ओके, 2019 जुलाई 1st बाय बिल्स रिसीवेबल 1,80,000। अब स्टोरी बिल्ड करना स्टार्ट करो कि जॉर्ज के बुक्स में ये दिख रहा है कि हैरी को 1,80,000 रुपए देने हैं। क्यों देने हैं?
क्योंकि उसने हमें एक बिल साइन करके दिया है जो एक्चुअली उससे पैसे आने ही नहीं थे। ओके, और हैरी के बुक्स में दिख रहा है जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, कि जॉर्ज से अभी तक टोटल 1,80,000 रुपीज आने हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक बिल साइन करके दिया हुआ है जो एक्चुअली उसको देना ही नहीं था, फिर भी। डन? क्या? इधर तक सब लोग क्लियर है? मेरे साथ रहो, स्टोरी में भी और एंट्रीज में भी। भूषण फटाफट लिखो अभी। अब आगे क्या होगा देखो। वो बोल रहे हैं जॉर्ज हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। ओके, अरे यार, ये वाला सम पहला नहीं रहना चाहिए था। एक सेकेंड रुको। सॉरी, माय मिस्टेक, हमने ये एक्स वाई वाला पहले लेना चाहिए था। चलो ठीक है, जो ले लिया अभी कंप्लीट कर लेते। एक्स वाई से कंसेप्ट क्लियर होता है, बट ठीक है चलो। जॉर्ज हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। तो सेम डेट पे क्या हुआ है, जॉर्ज ने जैक से गुड्स परचेज किए हैं। तो हम एंट्री मार देते हैं जॉर्ज के बुक्स में सेम डेट पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट 1,81,000 के। ओके, और इस दिन पे हैरी के बुक्स में तो कोई एंट्री आएगी नहीं क्योंकि उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है इस दिन पे। सो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जैक ऑन क्रेडिट। इधर तक ओके? यस। अब आइडियली जॉर्ज को पैसे चाहिए थे जैक को पे करने के लिए, लेकिन जॉर्ज के पास पैसे थे नहीं। तो जॉर्ज ने क्या किया देखो, जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। मतलब जॉर्ज को एक्चुअली उसको पैसे देने थे, उसके पास थे नहीं, इसलिए उसने उसको बिल दे दिया। और वो भी किसका? वो जो हैरी ने ड्रॉ कर हैरी ने एक्सेप्ट किया हुआ बिल था वो उसने दे दिया फुल सेटलमेंट में। तो इसके बुक्स में एंट्री क्या आएगी, जैक अकाउंट डेबिट, फुल सेटलमेंट है तो 1,81,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स बाहर चला गया 1,80,000 का, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिल गया 1,000 का। सो बीइंग हैरीज एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड टू जैक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ तक ओके? अगेन हैरी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है उसके साथ ट्रांजैक्शन। अब आगे क्या हुआ, ये बिल की ड्यू डेट कब आने वाली है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2, 3, 4। तो एक्चुअली ये बिल की ड्यू डेट है 4 अक्टूबर को। अब आगे जाके देखो क्या हुआ, ऑन 1 सितंबर जैक परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,90,000 फ्रॉम हैरी। मैं वही बोलती हूँ जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताया है, गपचुप इस सम में एक एक सेंटेंस पढ़ने का और उसकी एंट्री मारते जाने की। ज्यादा अपने दिमाग में स्टोरी को कॉम्प्लिकेट करना नहीं, सेंटेंस पढ़ो और एंट्री मारो। ओके, जब तुम लेजर देखोगे ना फाइनली तुम्हें लेजर से पूरी स्टोरी समझ जाएगी। तो अभी अरे ये क्या हुआ है, उसने वापस इससे खरीदा, ऐसा कंफ्यूजन मत करो,
सिंपल ट्रांजैक्शन क्या है, 1 सितंबर को जैक ने हैरी से गुड्स खरीदे हैं 1,90,000 के, तो हैरी के बुक्स में एंट्री आ जाएगी। September 1 हैरी ने सेल किया ना, तो उसके बुक्स में एंट्री आएगी, जैक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू सेल्स अकाउंट 1,90,000, करेक्ट? So being goods sold to Jack on credit. अब वो क्या बोल रहा है, जैक एंडोर्स्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज। अब जैक के पास बिल था जो जॉर्ज से आया हुआ था, वो जैक ने हैरी को दे दिया क्योंकि जैक को हैरी को पैसे देने थे। एंड पेड ₹9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। तो शांति से सोचो, हैरी को क्या हुआ है, हैरी को जैक के पास से बिल आया है और 9,000 रुपए आए हैं और अकाउंट सेटल हो चुका है, ठीक है? तो हैरी अपने बुक्स में एंट्री क्या मारेगा, हैरी बोलेगा मुझे बिल मिला है। हाँ, ऑन द सेम डेट, उन्होंने कुछ अलग डेट दिया नहीं है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसको कितने का बिल मिल गया, 1,80,000 का। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितने की मिल गई, 9,000 की। और जैक का अकाउंट हमने कैंसिल कर दिया है 1,90,000 का, मतलब हमने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। इधर तक क्लियर? यस, ओके। टेक्निकली अगर अभी हम देखते हैं तो हमारे ही बुक्स में दिख रहा है बिल्स पेएबल है 1,80,000 का, और हमारे बुक्स में देखो वो बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है 1,80,000 का। ओके, हम ही दिखा रहे हैं कि हमें बिल के पैसे देने हैं 1,80,000 के, और वो पैसे हमें ही मिलने वाले हैं, ऐसे अभी तक तो स्टोरी में दिख रहा है। तो टेक्निकली ये बिल्स पेएबल और ये बिल्स रिसीवेबल की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैम लेकिन जब एक्चुअल में अगर मैं किसी को लेटर देता हूँ तो बिल्स में ऐसा हो रहा है, बट उसके बाद में मेरे को एक बार चेक करनी पड़ेगी ना सारे बिल्स कि वो ऐसा भी हो सकता है सेम अमाउंट को मैं रिसीवेबल दूसरे से। हाँ ना, तो ये यहाँ पे तो एक ही बिल है ना, यहाँ पे क्लियरली समझ रहा है। यहाँ पे हाँ हाँ यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा, क्योंकि वही बिल हाँ, तो सिंपल है, बीइंग आर एक्सेप्टेंस टू जॉर्ज रिसीव्ड फ्रॉम जैक, including cash of ₹9,000 in full settlement of his account. बट आज नहीं कर सकता, लेकिन वो लिखना चाहिए ना कि हमारी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि ये नेक्स्ट एंट्री के लिए हमें काम में आ सकता है। करेक्ट। अब आगे जाके क्या हुआ, एक मिनट, ऑन 1 October 2019 हैरी परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। ओके, हैरी ने जॉर्ज से 2 लाख के गुड्स खरीदे। दिमाग मत लगाओ, मैं बोल रही हूँ, हम स्टोरी बिल्ड करेंगे बाद में। सिंपल एंट्री मार दो, पहले हैरी के बुक्स में एंट्री मारोगे। October 1 हैरी ने जॉर्ज से गुड्स खरीदे हुए हैं, तो एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू जॉर्ज अकाउंट 2 लाख। सो जॉर्ज अकाउंट के हैरी के बुक्स में जॉर्ज अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम जाके लिख देंगे, हैरी के बुक्स में जॉर्ज अकाउंट में लिख देंगे बाय परचेजेस 2 लाख। क्लियर? ओके, और जॉर्ज के बुक्स में भी एंट्री मार देंगे, हैरी अकाउंट डेबिट
2 लाख, टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। सो जॉर्ज के बुक्स में, हैरी अकाउंट में, टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। Being goods sold on credit, being goods purchased on credit. यहाँ तक ओके? अब आगे क्या हुआ है? हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। इसी दिन के लिए लेजर बनाए थे। जो भी हैरी का ड्यू अमाउंट था वो उसने जॉर्ज को पे कर दिया। अब शांति से सोचो, अब हमें निकालना है कि हैरी को जॉर्ज को कितने पैसे देने थे। अब लेजर में जाओ, हैरी के बुक्स में जॉर्ज अकाउंट में दिख रहा है कि उससे 1,80,000 आने थे। किस चीज के आने थे? हमने उसको बिल एक्सेप्ट करके दिया था फुकट में, बराबर, एंड हमें उसको 2 लाख रुपए देने हैं। सो टेक्निकली वी वर सपोज टू पे 2 लाख एंड अमाउंट रिसीवेबल इज 1,80,000। सो कैन आई से कि वी आर सपोज टू पे हिम ओनली 20,000? अकाउंट से दिख गया डायरेक्ट। इसके लिए हम अकाउंट ड्रॉ करते हैं। अगर तुम अकाउंट ड्रॉ नहीं करते हो ना तो तुम्हें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है स्टोरी में। ऐसे करना ही नहीं है। अकोमोडेशन बिल ऐसे ही सॉल्व करना है। एक एक ट्रांजैक्शन की, सिंगल ट्रांजैक्शन की एंट्री बहुत सिंपल होती है। वो मारो, लेजर बनाओ। जब आखिरी दिन पर बोलेंगे ना लेजर सेटल करना है, लेजर अकाउंट देख लो, हमें क्लियरली दिख रहा है 20,000 रुपए देने हैं, तो हम एंट्री मार देंगे जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 20,000। सो टू कैश नहीं आएगा, चेक दिया है ना शायद से। सो टू बैंक अकाउंट 20,000। लाइकवाइज अभी जॉर्ज के बुक्स में भी एंट्री मार दो, उसको पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट 20,000। ओके, मैटर खत्म हो गया। अब सिर्फ एक ही चीज करनी है कि चार, हाँ सॉरी, कर लो। बिल बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नरेशन लिख लो। हाँ, अब तुझे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि तू दिमाग लगा रहा है इसमें। हाँ मुझे हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। अकोमोडेशन में ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व करूंगी मैं, डोंट वरी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिस इज द वे टू सॉल्व द सम। तुम स्टोरी में घूमना मत एग्जाम में। हाँ, अभी यहाँ पे पूछो क्या डाउट्स है। जो हैरी के उसमें जॉर्ज का अकाउंट है, हाँ, शायद मैं उसको बहुत बेवकूफी जैसा पूछूंगा। अरे ठीक है, जो भी है पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बाय परचेजेस उसे क्रेडिट में, मतलब उसको मेरे को देने का था, बराबर। और ये टू बिल्स पेएबल है, मतलब मेरे को उसको पैसे देने के लिए ना। हाँ, लेकिन वो वैसा बिल्स पेएबल है नहीं ना। तुम्हारी एंट्री क्या है बिल्स पेएबल की? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। जॉर्ज को डेबिट है क्योंकि तुमने वो बिल साइन करके दिया है। सी आयुष, अगर ऑलरेडी जॉर्ज को क्रेडिट बैलेंस होता ना तो हम क्या बोलते थे कि यूजुअली बिल्स पेएबल स्टोरी में कब आता है? जब हमें किसी को पैसा देना होता है। यहाँ पे मुझे किसी को पैसा नहीं देना था, फिर भी मैंने पैसा दे दिया बिल साइन करके, इसके लिए वो पैसा रिसीवेबल हो गया। हाँ, वो डेबिट है ना, हाँ, इसके लिए वो रिसीवेबल हो गया, समझा? यूजुअली ये जो बिल्स पेएबल का डेबिट है ना, वो कोई तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट को कैंसिल करता था कि
जॉर्ज को हमें कुछ तो पैसे देने थे, उसके जगह पे हमने बिल दे दिया, सो ये नॉक ऑफ हो जाता था। बट यहाँ पे हमें जॉर्ज को कुछ भी पैसे नहीं देने थे, देयर वाज नो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, बट वी ओनली एक्सेप्टेड द बिल एंड गेव हिम। तो फिर भी हमने उसको पैसा दे दिया जो हमें कभी देना ही नहीं था, तो वो हम रिसीवेबल दिखा देंगे। ओके हाँ, पूछो और किसको क्या डाउट्स आ रहे हैं। मैं एक लास्ट एंट्री मार दूं फिर पूछो सिर्फ, ठीक है? एक ही मिनट, मुझे सिर्फ लास्ट एंट्री कंप्लीट कर लेने दो। हाँ लिख लो लिख लो, इधर तक जो है वो लिख लो, लास्ट एंट्री कंप्लीट करने दो फिर डाउट पूछो। हाँ, वरना तुम अकोमोडेशन में बहुत कंफ्यूज होते हो और तुम्हें बहुत डाउट्स आते हैं। इसके लिए बेस्ट क्या करना, एक एक ट्रांजैक्शन देखो और एंट्री मारो, स्टोरी में घूमो मत। लेजर इसके लिए ड्रॉ करो, वो पूछे कि ना पूछे तुम लेजर ड्रॉ करो और लेजर में जो भी फाइनल अमाउंट है उसे एंट्री मार दो। समझा जब तक? अब मैं लास्ट एंट्री मारूं। लास्ट एंट्री क्या होगी ना, अब सिंस मेरे ही बुक्स में बिल्स पेएबल की लायबिलिटी दिख रही है और वो बिल्स पेएबल मुझे ही रिसीवेबल दिख रहा है, सो अगेन वही हो गया जो वो डॉन के बुक्स में हुआ था कि पैसे देने मुझको ही और किसको देने, खुद को ही देने हैं। सो आप क्या करोगे, आप इन्हें कैंसिल कर दोगे। आप चाहिए तो ड्यू डेट पे इन्हें कैंसिल कर सकते हो, जैसे हमारी अक्टूबर 4 को ड्यू डेट आई थी कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये बिल वो बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट कैंसिल हो गया। टू बिल्स रिसीवेबल कितना था वो, 1,80,000। तुम इसका नरेशन लिख सकते हो, बीइंग आर। हाँ बोलो। ये जो 180,000 था, ये मतलब जॉर्ज को देना था ना, उसने तो जैक दे दिया था ये वाला। हाँ तो जॉर्ज ने ये बिल जैक को दे दिया और जैक ने हमको ही दे दिया ना। ठीक है, अब ये बिल हम कैंसिल कर दें? कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि हमको देना है। या फिर तुम एंट्री मारो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तुमसे पैसे गए तुमको ही मिले। हाँ, being our acceptance to George received from Jack now cancel। ठीक है, अभी अगर तुम इसके बुक्स में भी देखोगे, जॉर्ज के बुक्स में, तो जॉर्ज के बुक्स में जो बिल मिला हुआ था, जो बिल डेबिट हुआ था, वो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो इसके पास बिल है ही नहीं। और जॉर्ज के बुक्स में भी जो हैरी का अकाउंट बना हुआ था वो भी क्लोज हो चुका है, तो स्टोरी पूरी क्लोज है जॉर्ज के लिए भी। हैरी का अकाउंट भी बंद हो गया, बिल भी है नहीं हमारे पास, मैटर खत्म। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? अगेन अकोमोडेशन के लिए स्मार्ट वर्क करो वरना प्रॉब्लम होगा एग्जाम। तुम्हें कुछ डाउट्स आएंगे तो ऑफकोर्स मैं सॉल्व करूंगी, बट मैं बार बार रिपीट बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन को स्मार्ट वर्क से ही सॉल्व करना है, अदरवाइज ये टॉपिक डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, हाँ यस। अभी आज ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, तुम्हें चाहिए तो स्टोरी बनाओ, रिसर्च करो किसने क्या किया किसको किया, तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने डाउट्स कल लेके आने लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन टुडे
and tomorrow we'll solve one more question on accommodation with respect to x and y, जो ऐसा प्रॉपर है कि उन्होंने बिल डिस्काउंट किया, पैसे शेयर किए, वैसे वाला है, तो वो हम कल सॉल्व करेंगे. सो विच इज आई गेस द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ योर बुक, प्रोबेबली 10 नहीं 11th और एक है. कल मॉड्यूल खत्म कर देंगे. अरे 12th भी है, कुछ क्वेश्चंस ऐड किए लगता है. हाँ शायद से ना अकोमोडेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस नहीं थे पहले, बट पता नहीं, जो भी क्वेश्चंस है हम सारे सॉल्व कर लेंगे कल. सो 10, 11, 12 शायद से 3-4 क्वेश्चंस हैं. कल ये सारे सॉल्व करेंगे. टाइम मिला कल होमवर्क भी चेक करेंगे, और टाइम मिला तो क्वेश्चन बैंक पे क्वेश्चंस करेंगे, वरना वो तुम्हें होमवर्क में आ जाए. ठीक है. क्या होमवर्क? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2. हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 and प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2. ओके चलेगा. चलो हाँ बोलो. मैम होमवर्क नहीं था इसको? लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे. मैम होमवर्क नहीं किया इसको? आज स्टॉप करते हैं. बताया आयुष आवाज नहीं आ रहा है, देखने तो बैग में अटक रहा है. अच्छा ये जेन्युइनली पूछ रहा है. अरे आज भी आज कुछ होमवर्क नहीं है, आज मैम ने कहा है सिर्फ रिवाइज करके आओ कल. कुछ भी भूषण तू उसको बोल मत. और मेरे को भी इतना बोला कि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है. अरे वही तो हम ठीक है तेरे पास भी सुनाना है. ठीक है. अब एकदम मैम ने भी अप्रूवल दे दिया. लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे.